हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मिरर से आगे चल के बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अभी तक हमारा क्या हो रहा था कि हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट के सामने लाइट रेज आ रही थी और लाइट रेज मिरर से क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट। बट अब हम देखेंगे कि जब लाइट रेज चलेंगी तो उनके अगर मीडियम में सडन से चेंज हो जाएगा तो मीडियम में चेंज होने से उनकी वेलोसिटी में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट की जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। कैसे देखते हैं। सपोज करो कि आप एक रोड पे ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, ये रोड पूरा खाली है, तो इस खाली रोड पे आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब आपको ब्रेक अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे बार-बार और एक्सीलेटर पे हमेशा पैर रहेगा आपका। वेलोसिटी आप जितनी रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो, क्यों? क्योंकि रोड क्या है, खाली है। अब सपोज करो कि आपको जो आगे चल के रोड मिल रहा है वो ट्रैफिक वाला रोड मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बाबा ब्रेक सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। कभी ब्रेक लगाना पड़ेगा, कभी वापस एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस आपकी स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। स्पीड में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बार आपको रोकने वाले ऑब्जेक्ट्स मिल गए रास्ते में। ठीक है, यहाँ पे कोई रोकने वाला था क्या, नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए आप सीधा स्ट्रेट ड्राइव कर रहे थे। बट यहाँ पे डिफरेंट प्लेस पे कभी हमको एक्सीलरेशन देना पड़ रहा है, कभी हमको ब्रेकिंग देनी पड़ रही है, क्यों, आगे व्हीकल्स हैं। ऐसे ही लाइट जो होगी वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से चलेगी। हम बात करें वैक्यूम की। हमें पता है कि वैक्यूम एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, इवन एयर भी नहीं होती है। तो वैक्यूम में जो लाइट होगी वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी और वो हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम के बाद आता है एयर। एयर में आते ही लाइट की स्पीड जो है थोड़ी क्या होगी, स्लो होगी। फिर उसके बाद डिफरेंट मीडियम आ जाएंगे, वाटर, ग्लास, और लाइट की स्पीड सडन से डिक्रीज होती जाएगी। एयर से कम स्पीड होगी वाटर में और वाटर से कम स्पीड होगी ग्लास में। तो ये तो रोड्स तो हम पता लगा सकते हैं कौन से रोड पे ट्रैफिक है, कौन से रोड पे ट्रैफिक नहीं है। बट हम मीडियम की कैसे बात करें कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। तो इसको पता करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि हम स्मॉल एन या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू जो है वो वैक्यूम के लिए होती है और वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 फॉर वैक्यूम और 1.003 होती है एयर के लिए। तो हम यहाँ के देख रहे हैं वैक्यूम और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है। तो चाहे एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, दोनों जगह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेस देन नहीं होगी, पर्टिकुलर किसी एक मीडियम की बात करें तो। ऐसे ही हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, तो वो होगा अप्रॉक्स 1.33 और ग्लास के लिए हम बात करें तो वो होगा 1.5। और भी अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, मिनिमम तो मैंने कितना बोला, 1 से कम होगा ही नहीं। पर्टिकुलर किसी एक मीडियम की बात कर रहा हूँ, 2 मीडियम को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू होगी 1, जो कि किसके लिए होगी, वैक्यूम। उसके बाद एयर के लिए भी इतनी एज्यूम करेंगे और फिर वाटर के लिए इंक्रीज हो जाएगी, ग्लास में और इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रोपोर्शन का साइन हटाओ और इक्वल का साइन लाएं तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आप एज्यूम कर लेते कितना है, ओके। तो हम बोल सकते हैं Vn इक्वल टू कांस्टेंट। तो सपोज करो
एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसमें वेलोसिटी कितनी है v1, वो इक्वल होगा एक कांस्टेंट नंबर के। सिमिलरली एक मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n2, तो उसमें वेलोसिटी वही रहेगी कि चेंज होगी? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज हो चुका है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी? चेंज। ये रिलेशन हमने कैसे निकाला? इस टाइप से, क्योंकि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं कि भाई लाइट की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट एयर में स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको बोल रहा है कि वाटर में स्पीड कितनी होगी? वाटर में स्पीड कितनी होगी? तो हमें ये तो पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के लिए कितना है? 1.33। तो हम ये वाला रिलेशन अगर यूज़ करें n1v1 = n2v2, वन वाली वैल्यू जो है वो एयर के लिए ले लेते हैं और 2 वाली वैल्यू जो है वो वाटर के लिए ले लेते हैं। तो n1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, v1 वेलोसिटी इन एयर, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो 1.33 अगर डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। टू 2.5 से थोड़ी कम आएगी। क्यों? क्योंकि हम देखें यहाँ पे अगर होता 1.5 तो 1.5 होने से यहाँ पे कितना हो जाता? मतलब 1.5 से 3 करता 2 टाइम्स, बट ये 1.5 से थोड़ा कम है, इसकी वैल्यू लगभग 2.5 के आसपास है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर हमारे ये करता है कि दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता हो, एयर में वेलोसिटी हमेशा पता होगी, तो दूसरे मीडियम में वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करें कि सर हमने ये चीज़ क्यों पढ़ी? तो ये चीज़ पढ़ने का रीज़न था रिफ्रैक्शन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। कैसे? देखते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी गिलास में पानी हो, उसमें अगर हम पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल जो है थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही स्विमिंग पूल में बिल्कुल क्लियर पानी हो, जिसमें क्लीन वाटर हो, उसमें हम अगर कॉइन डाल दें या फिर खुद खड़े हो जाएं तो हम ऐसा फील करते हैं कि जो हमारे पैर हैं वो थोड़े उभरे हुए लगते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए दिखते हैं। या फिर जो स्विमिंग पूल होता है उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो डेप्थ ना दिखाई दे करके थोड़ा कम डेप्थ दिखाई देती है। फिर जब हम उसमें जाते हैं तो हमको लगता है नहीं, इसमें तो डेप्थ ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखो। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि दो मीडियम को सेपरेट करने वाली एक लाइन है जिसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, ऊपर एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम है। तो यहाँ पे मीडियम हम मान लेते हैं एयर और यहाँ हम मीडियम ले लेते हैं वाटर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 अप्रॉक्सीमेटली होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉर्च रखी, तो टॉर्च से लाइट आएगी, लाइट रेज आएंगी। तो जो लाइट रेज आएंगी उस लाइट रेज को हम क्या नाम देंगे? इंसिडेंट
रे इस इंटरफेस के किसी पॉइंट पे आके फॉल होगी, जिस पॉइंट पे आके फॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर देन हम अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो रिफ्लेक्शन में तो हमारा क्या हो रहा था कि लाइट जो है इस टाइप से आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चल जाएगी। अब क्या होगा, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो सरफेस है या ये जो इंटरफेस है ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सरफेस है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सरफेस बोलने का मतलब ये है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि स्टेशनरी वाटर में भी कभी कभी हम अपनी इमेज देख पाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 100% ट्रांसपेरेंट सरफेस है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, 1% रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो लाइट जो है नेक्स्ट मीडियम में चल जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं, एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे भी अगर एयर ही होती तो इस टाइप से चलती रहती वो सीधी, ठीक है। बट जब वाटर में आ जाएगी तो यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लाइट की स्पीड आप ऐसे एज्यूम करो कि ये एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, सडन से इसकी स्पीड अगर कम होगी उस डायरेक्शन में तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे ही जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम नीचे वाली सरफेस को बोल देते हैं कि नॉर्मल है, तो कहाँ पे जा रहा है, नॉर्मल की तरफ जा रहा है। देखो इस टाइप से लाइट रे जा रही थी, इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, तो ये स्ट्रेट जाने की जगह क्या हो जाएगा, नॉर्मल के पास आ जाएगा। इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो एक रे थी इंसिडेंट रे, दूसरी रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे। हमने देखा लाइट में क्या हो गई, लाइट रे में क्या गई, बेंडिंग आ गई। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। लाइट के बैंड होने के इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, its speed will change and due to change in speed it will bend from its path। अपने पाथ से बैंड हो गई, इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन में हमारे कुछ रूल्स हैं, रिफ्रैक्शन में भी हमारे रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करेंगे जैसे उसमें हो रहा था रिफ्लेक्शन में, जैसे रिफ्लेक्शन में हो रहा था। दूसरा पॉइंट होगा स्नेल लॉ। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। आपने देखा है यहाँ पे कि एंगल आई की वैल्यू बड़ी है, ये पूरा एंगल आई है और एंगल आर इतना सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल आई। साइन किसका लेना है, एंगल का। आप इस मीडियम में हो तो इसका एंगल, और इस मीडियम में हो तो यहाँ का एंगल, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। या फिर आप इधर देख लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है तो इसका कितना होगा, n2। या तो आप बोलो n sin i इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ये बोलो n2 sin r इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये छोटा सा पार्ट था किसका, रिफ्रैक्शन का। बट रिफ्रैक्शन की अभी स्टार्टिंग हुई है और हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन जो है ग्लास स्लैब में किस टाइप से बिहेव करता है, मतलब रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से किस टाइप का होगा, उसको आगे देखते हैं। अब हम एक चीज भी फिक्स कर लेते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, हमेशा जब भी दो मीडियम कंपेयर करने के लिए आएंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम
उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई। ये ग्लास लैब है, ठीक। अब ग्लास लैब में यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराई, इस लाइट रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे। इस पॉइंट पे ड्रॉ होगा नॉर्मल। अब ये मीडियम था रेयरर, ये मीडियम है डेंसर, क्योंकि ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंड फिर रेयरर। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। लाइट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की और बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। सो दिस रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल दिस टाइप। रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल होगा I और ये एंगल होगा R। अब हम देखें यहाँ पे लाइट जो है उसका वापस रिफ्रैक्शन होगा, क्यों? क्योंकि जब लाइट आगे जाएगी तो वापस उसको क्या मिलेगा, मीडियम चेंज मिलेगा। बट इन दिस केस लाइट विल गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो स्पीड विल इंक्रीज एंड दिस इंक्रीज स्पीड विल शो बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे जो बेंडिंग होगी लाइट की वो नॉर्मल की और नहीं होगी, वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। नॉर्मल के पास आना स्पीड कम, नॉर्मल से दूर जाना स्पीड ज़्यादा, ठीक है। इस टाइप से। तो यहाँ पे वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, इसको हम बोलते हैं I1 और इसको बोल देते हैं I2। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, बट इस रे को हम नाम देते हैं इमर्जेंट रे। क्या नाम देते हैं, इमर्जेंट रे। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल। लेकिन रिफ्रैक्शन से इसको रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टेड रे बोलने के कारण यहाँ पे मैं इस एंगल को क्या बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, या फिर इमर्जेंट एंगल E भी बोल सकते हैं। तो इधर हो गया I1, ये हो गया R1, इधर हो गया I2, इधर हो गया R2। ये ओरिजिनल रे थी, एक्चुअल रे ये थी और फाइनल रे ये है। तो इस ओरिजिनल रे को अगर हम एक्सटेंड करें तो हम क्या देख रहे हैं, ये फाइनल रे है और ये इनिशियल रे है। तो फाइनल रे और इनिशियल रे में डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज लेटरली डिस्प्लेस्ड बाय ओरिजिनल रे। और जो डिस्प्लेसमेंट आया है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो बात की बात है। फिलहाल तो हम यहाँ पे इसकी और कैलकुलेशंस करते हैं और एक सिंपल सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला निकालने वाला हूँ, एक रिलेशन निकालने वाला हूँ। क्या देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा NG और यहाँ पे वापस होगा NA। तो हम स्नेल लॉ इस वाले पार्ट में लगाएं तो स्नेल लॉ क्या होगा, NA sin I1 refractive index and sine of angle, the product of refractive index and sine of angle is constant। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं K। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा NG और साइन ऑफ एंगल R1 ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस।
तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन I1 अपॉन साइन R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साइन I1 अपॉन साइन R1 की निकालनी है, तो किसी ना किसी का तो रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं I1 को ऊपर रख रहा हूँ और R1 को नीचे रख रहा हूँ। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, NG अपॉन NA। तो NG अपॉन NA जो होगा उसको हम एक नया नाम देंगे NGA। देखने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास को ऊपर था इसलिए ग्लास को रखा है आगे, G रखा है आगे, और A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर A इसको रखा है पीछे। और इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली 1.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये 1.5 और ये 1, तो 1.5 में 1 का डिवाइड दूंगा तो भी आंसर वही आएगा। बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर होता तो 1.5 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती, वो फिर बाद की बात होती। अब जैसे हमने यहाँ पे स्नेल लॉ लगाए, एक स्नेल लॉ हम इधर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे, किस टाइप से आएगा ये, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। NG साइन I2 इक्वल टू NA साइन R2। इस टाइप से वापस करेक्ट करते हैं, I2 वाली टर्म को रखते हैं ऊपर और R वाली टर्म को रखते हैं नीचे। पहले हमारा आ रहा था NG अपॉन NA, इस बार हमारा आ रहा है NA अपॉन NG। अब एज्यूम करो कि लाइट इस टाइप से ना आकर के यहाँ से जाती तो क्या होता, तो भी इसी टाइप से रिफ्लेक्शन होता। बस ये एरो का साइन अभी यहाँ पे है, यहाँ से अगर लाइट जाती तो एरो के साइन इस टाइप से हो जाते, बाकी कोई चेंज नहीं आता। ये एक्चुअल रे होती और ये लेटरली डिस्प्लेस्ड रे, सॉरी ये एक्चुअल रे होती और ये डिस्प्लेस्ड रे होती। तो यहाँ से अगर इंसिडेंट रे चलती तो फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनता, मतलब यहाँ पे हम क्या रखते हैं I1, मतलब R2 की जगह हम क्या पुट करते हैं I1, तो I2 की जगह क्या पुट करते हैं, I2 की जगह पुट करते हैं हम R1। वो वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये कैसे आया भाई, इंसिडेंट रे अगर यहाँ से चलती तो फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ होता और फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ होता। तो R2 की जगह क्या होता I1 और I2 की जगह क्या होता R1। तो ये जो वैल्यूज हैं मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो कितना आ रहा है साइन R1 अपॉन साइन I1 NAG, पहले आ रहा था NGA। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से साइन I1 साइन R1 नीचे साइन R1 ऊपर, कट के कितना हो जाता 1, और यहाँ क्या जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। जैसे मैं सपोज करूं कि NGA की वैल्यू 1.5 है, NGA की वैल्यू कितनी है 1.5, तो NAG की वैल्यू बिना सोचे समझे NGA की वैल्यू कितनी थी 1.5, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी 1.5 को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो लेटरल शिफ्ट है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसका डेरिवेशन हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के वीडियो में ओनली आपको ये स्नेल लॉ किस टाइप से अप्लाई किया है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि हम स्नेल लॉ अभी आगे बहुत जगह पे लगाने वाले हैं। लेंस फॉर्मूला में लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला में लगाएंगे, तो और
डिफरेंट टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगी, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो वहाँ पे इन सब का यूज़ करना है। तो ये स्नेल लॉ जो है वो यूज़ करना आना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।